नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो देखिए, दोपहर के 1 बज चुके हैं। न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। चलिए इसी के साथ बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा एक्शन लिया है। अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया है। तो देखिए, ये बड़ी कार्रवाई मायावती की तरफ से की गई और इसी बीच आपको बता दें कि अनुशासनहीनता के आरोप में ये कार्रवाई हुई है। तो अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया, बीएसपी से निकाले गए हैं अशोक सिद्धार्थ। और ऐसे में आकाश आनंद के ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि ये कार्रवाई जो है बीएसपी की तरफ से, मायावती की तरफ से की गई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं और इसीलिए उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई। तो देखिए, बसपा अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को केरल, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली के प्रभारी पद से हटा दिया। उनके करीबी नितिन सिंह को भी पद मुक्त करने की सूचना है। तो पार्टी सूत्रों के मुताबिक अशोक सिद्धार्थ को विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत यूपी में प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र मंडल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अशोक सिद्धार्थ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के ससुर हैं। बीते वर्ष मायावती ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन करीब 6 महीने बाद आकाश के साथ उनको भी माफ कर वापस ले लिया था। और अब दोबारा से ऐसी घटना हो रही है जब उन्हें पार्टी से बाहर करा जा रहा है। तो अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बीएसपी ने बाहर कर दिया है, मायावती की तरफ से ये बड़ा एक्शन। और इसी के साथ आपको बता दें कि दूसरे ओर नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी राजा राम को केरल और गुजरात, कर्नाटक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। तो इसी बीच मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आलोक द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारियां हैं? जैसे कि उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता उनके साथ देखी गई है, क्या और मसले, क्योंकि पहली बार नहीं गए, पहले भी इसके मायावती की तरफ से इस तरीके के एक्शन लिए गए हैं। देखिए, मायावती उत्तर प्रदेश में इसमें चुनावी रणनीति अपना तैयार कर रही है और उसमें जिनको भी लग रहा है कि ये हमारे काम के नहीं है या अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है, उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम लगातार कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये भी फैसला लिया गया, क्योंकि मायावती के लिए व्यक्ति विशेष मायने नहीं रखता, उनके लिए संगठन मायने रखता है। संगठन में कार्य करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ता मायने रखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा लिए चले, जब महाराष्ट्र में चुनाव था तब इनको जिम्मेदारी दी गई थी, महाराष्ट्र चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष से कोऑर्डिनेट करके वहां संगठन को मजबूत करें। उस समय लापरवाही सामने आई थी, तब भी इनको निष्कासित कर दिया गया था पार्टी से। उसके बाद तमाम आश्वासन के बाद इनको फिर पार्टी में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल, केरल आज चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, उसमें भी इनकी लगातार लापरवाही सामने आती रहे। मायावती इन चीजों को बड़ी ही बारीकी से परखती है। हालांकि देखकर इनको उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद ये देखते रहे कि आगे इनकी कार्यप्रणाली में सुधार आता है या नहीं। 2-4 बार इनको हिदायत भी दी गई, पार्टी की मीटिंग में इनको हिदायत दी गई, अगर काम ठीक से नहीं करेंगे तो निष्कासित कर दिया जाएगा। फिलहाल इनके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ और अंततः आज फिर मायावती ने ट्वीट करके ये बता दिया कि अनुशासनहीनता, कार्य में लापरवाही के चलते को पार्टी से बाहर निकाला जाता है। चूंकि आकाश आनंद मायावती के भतीजे, उनके ये ससुर भी हैं, तो ये माना जा रहा था कि चूंकि इनको ये लग रहा था हम पार्टी के उच्च ओहदे से जुड़े हुए हैं, काफी करीबी हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, हो सकता है कि नहीं। तमाम ऐसी बातों को लेकर लगातार लापरवाही बरतते रहे हैं। फिलहाल मायावती किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर पार्टी कार्यकर्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो, पदाधिकारी हो, इससे पहले आकाश आनंद को भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था, फिर पिछले चुनाव में उनको जिम्मेदारी दी गई थी काफी मान मनोबल के बाद, और कई सारे ऐसे कमिटमेंट किए गए थे जिस पर आकाश आनंद ने कहा था मैं इस पर खरा उतरूंगा। लेकिन अब जो है उनके ससुर पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बात को मायावती बताना चाहती हैं कि हमारा जो पार्टी का संगठन या हमारा जो रवैया है वो पहले जैसा ही है, कोई हीला हवाली नहीं बरती जाएगी। और एक मैसेज भी देना चाहती है मायावती कि अगर आगे भी अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, अगर कोई हीला हवाली बरतता है, लापरवाही करता है, आपत्तिजनक कार्य करता है या पार्टी विरोधी कोई गतिविधि में शामिल होता है, तो उसको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और आलोक, जिस तरीके से मायावती ने ये कड़ा फैसला लिया, उसके बाद से अशोक सिद्धार्थ की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? क्या उन्होंने अपनी सफाई में कोई बयान दिया है? देखिए, अशोक सिद्धार्थ की तरफ से भी कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं है, न ही कोई प्रतिक्रिया सामने आई है।
लेकिन हाँ, उनके कुछ चाहने वाले दबी जुबान से कह रहे थे कि मायावती जो करवाना चाहती थी वो नहीं करना चाह रहे थे, उस लीग से हटकर कार्य करना चाहते। कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे थे, लेकिन अब सब ये सब दबी जुबान से है। हो सकता है थोड़ी देर बाद उनकी प्रतिक्रिया आए और अपने सफाई पेश करें कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया, या फिर मायावती को कोई गलत फीडिंग दी गई, कोई भ्रामक जानकारी देगी जिसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। फिलहाल ऐसा अभी तक कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आया। दूसरी तरफ मायावती ने जो स्पष्ट तौर पर जो एक्स पर लिखा है ट्वीट करते हुए, जिन जिन कारणों का हवाला दिया है वो पहले भी देखे जा चुके हैं, ये पहली मर्तबा नहीं है। ये लापरवाही का आरोप उनके ऊपर पहले भी लग चुका है, अनुशासनहीनता का आरोप पहले भी लग चुका है। तो एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, लेकिन ये तिबारा गलती ऐसी मानी जा रही है। तो मायावती भी काफी फूंक कर पाँव रखने वाली नेता है। उन्होंने जब कहीं स्पष्टीकरण लिया होगा, ऐसा पाया होगा, तभी ऐसा उन्होंने फैसला लिया है, ऐसी कार्रवाई की है। फिलहाल अशोक सिद्धार्थ की तरफ से अगर कोई बयान आएगा तो भी सामने आएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है, न ही कोई सफाई सामने आई है। जी बिल्कुल। और देखिए अब इसी का इंतजार है कि क्या कुछ उनकी तरफ से जो है प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आलोक, अगर ये बार बार ऐसा हो रहा है तो अब पार्टी की आगे क्या कुछ रणनीति होगी, इसको लेकर भी सवाल है। क्योंकि देखिए 27 का चुनाव है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और बीएसपी कहीं ना कहीं कोशिश करेगी, भले ही कुछ फायदा उनको खास होता हुआ नजर ना आए, लेकिन कोशिश होगी उनकी कि कुछ अच्छा प्रदर्शन करें। तो आगे की क्या कुछ रणनीति बीएसपी की? कारोबार के खिलाफ पूरी तरह कठोर नीति अपनाने के साथ साथ इसके खिलाफ शून्य सहनशीलता या जीरो टॉलरेंस नीति और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में सर्वदलीय बैठक की शुरुआत होती हुई सीएम योगी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विधानसभा के मुख्य भवन में सर्वदलीय बैठक, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस विधायक आराधना नेत्रा नोना भी मौजूद हैं। तो देखिए किस तरीके से वहां पर ये बैठक होती हुई, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ अहम बातचीत होती हुई, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, किन किन मुद्दों के ऊपर खासा जोर दिया जाता है। तो देखिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी इस बैठक में मौजूद हैं, और इसी के साथ ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। थोड़ी ही देर में इस बैठक को लेकर तमाम अपडेट्स भी सामने आएंगे। तो देखिए ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यूपी में जिस तरीके से नई नई योजनाएं सीएम योगी की तरफ से जिनकी सौगात दी जा रही, उसको भी लागू करने पर चर्चाएं। लेकिन अब ये सर्वदलीय बैठक चूंकि बुलाई गई है, तो आगे क्या कुछ विधानसभा का सत्र और उसमें क्या कुछ चर्चाएं होनी होंगी, किन किन प्रस्तावों के ऊपर चर्चाएं होंगी, कौन कौन से बिल पेश किए जाएंगे, इसके ऊपर भी इस बैठक में चर्चाएं की जा सकती हैं। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक जो कि बहुत ही खास मानी जा रही है। तो देखिए इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कांग्रेस विधायक आराधना नेत्रा नोना भी इसमें मौजूद हैं। तो विधानसभा के मुख्य भवन में सर्वदलीय बैठक होती हुई, ऐसे में आगामी सत्र में क्या कुछ चर्चाएं होंगी, किन किन बिल को उसमें पेश किया जाएगा, इसको लेकर इस बैठक में चर्चाएं की जा रही हैं। तो देखिए लगातार विपक्ष देखने को मिलता किस तरीके से सरकार का घेराव करती हुई नजर आती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। और ऐसे में इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि जो सत्र होगा उसको सही तरीके से चलने दिया जाए और उसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना पैदा की जाए। लेकिन अब इस बैठक में क्या आगे चर्चाएं होंगी, वो इस बैठक के खत्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये बैठक आपको बता दें कि शुरू हो चुकी है, और देखना होगा कि इस बैठक से क्या कुछ तमाम जानकारियां सामने आती हुई। आलोक इस खबर पर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आलोक, ये बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर इस बैठक में फोकस रहने वाला है?
देखिए ये सर्वदलीय बैठक है। सर्वदलीय बैठक विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले एक परिपाटी है कि सर्वदलीय जी बैठक की जाए, सभी दलों के नेता उसमें मौजूद हैं। नेता सदन योगी आदित्यनाथ उसमें मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष जी। तो देखिए लखनऊ से ये बड़ी खबर में विधानसभा के मुख्य भवन में सर्वदलीय बैठक होगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है। तो आगामी सत्र जो है विधानसभा सत्र उसकी शुरुआत से पहले ये बैठक होती हुई तो तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है, जिसके ऊपर इस बैठक में चर्चा होती हुई, क्योंकि जो भी विधानसभा सत्र में मुद्दे होंगे जिनके ऊपर बातचीत होगी, जिन बिल को पेश किया जाएगा उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए जा चुके हैं। तो बीजेपी सरकार में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए, ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि 16 लाख बेटियों का स्कूल नामांकन घटा है। सरकार पीडीए को शिक्षित नहीं होने देना चाहती, तो ये प्रदेश में यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने तीखा तंज भारतीय जनता पार्टी पर किया है। तो देखिए बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में अखिलेश यादव सीधा बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए बीजेपी सरकार में 26,306 स्कूल बंद हुए हैं, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। तो देखिए किस तरीके से सीधा निशाना अखिलेश यादव के ऊपर साधते हुए नजर आए। और माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव ने सीधा बीजेपी के ऊपर ये हमला किया है। और जिस तरीके से ये तंज कसा, उसके बाद से देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, जिस तरीके से उन्होंने ये कह दिया कि 16 लाख बेटियों का स्कूल नामांकन घटा है, उसके बाद से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया जो है बीजेपी से आती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि हर बार बीजेपी इस बात का दावा करती है कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षित करने पर जोर दिया गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू किया गया। और ऐसे में जब अखिलेश यादव इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो इसके ऊपर तीखी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ से भी आती हुई नजर आएंगी। चाहे वो डायल 100 हो, एम्बुलेंस सर्विसेज हो, एससीएल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आया हो, ट्रिपल आईटी आया हो, या स्कूलों को मॉडर्नाइज करने के लिए काम शुरू हुआ हो, या अभिनव स्कूल बनाने शुरू कर दिया हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों को दिया हो, ये लगातार काम चल रहे थे। इसके साथ साथ बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया, जिससे कि बच्चे पढ़ लिख सकें, उनके परिवार में भी लोग पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें। और गांव-गांव इंटरनेट बिछाने का भी उस समय, हालांकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, तब भी उसके लिए सबसे बड़ा कदम समाजवादी ने उठाया था। और आपको याद होगा जब लॉन्च हुआ था तो हजरतगंज में उसको हम लोगों ने फ्री भी किया था वाईफाई। आपके हजरतगंज में फ्री वाईफाई था, पार्कों में फ्री वाईफाई था। एक ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो सब संकट दूर होंगे। मेरा निवेदन है उस तरफ आप लोग न जाएं, उस तरफ जाने की आदत न डालें। और केवल वही नहीं बल्कि गांजे की भी सील बड़ी है। और पहले गोरखपुर की तरफ पकड़ा जाता था गांजा ज्यादा 2017 से पहले, लेकिन 2017 के बाद लखनऊ के आसपास बहुत पकड़ा जा रहा है। इसका कारण आप बताइए क्या हो सकता है? वो कल ही पकड़ा गया, कई किलो। ये पद इसलिए घटाए जा रहे हैं क्योंकि ये सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते हैं। और सरकारी नौकरी देने का मतलब है कि बजट से पैसा देना पड़ेगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। आउटसोर्स इसलिए करते हैं कि भ्रष्टाचार कर सकें। जब आप सरकारी नौकरी देंगे, बजट से पैसा देना पड़ेगा, तो आपको आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसीलिए आपको जारी किया था, अगर आपको याद हो, ये आरक्षण का भी जारी किया था, आप याद होगा आपको, पीडी आरक्षण घोटाला, जिसमें पहले ही पेज पे मैंने कहा था कि अगर पहले पेज का ही जवाब दे देगी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी के पद 27% मिलना चाहिए, मिला कितना? 3.86।
एससी को 21%, मिला कितना 16.2%, एसटी 2%, मिला कितना 0। ये तो पहले पेज का ही जवाब दे दे सरकार, पहले पेज का। और रहा बचा चढ़ावा चोरी कर ली, चंदा चोरी कर ली, सीसी कर लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी में जेनजी भी बड़ी संख्या में थे, अल्फा भी बड़ी संख्या में थे। समय समय पे आप लोग मिले होंगे, उनके वीडियोस वायरल हुए। मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन है। और हो सकता है आपको अल्फा वालों से मुलाकात हो गई हो आपकी। कम से कम वो एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने। और इसी बीच आपको बता दें कि आज पीएम मोदी ने एक नए अभियान की शुरुआत की है, जिसमें नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई। तो देखिए, पीएम मोदी का लक्ष्य है कि युवाओं को नशा मुक्त किया जाए। पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। तो 100 हफ्ते तक ये कार्यक्रम चलेगा, यानी 2 साल तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें पीएम मोदी तमाम युवाओं से वर्चुअली संवाद करते हुए नजर आएंगे और उनको संदेश देते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, पीएम मोदी की तरफ से आज कई महत्वपूर्ण संदेश दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि युवा का तन और मन से स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। युवा ड्रग्स के खतरे को समझें। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा बेहद जरूरी है। तो नशा मुक्त युवा विकसित भारत का सारथी है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा बेहद जरूरी। तो राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान की बड़ी भूमिका और सामूहिक ताकत से यह अभियान जो है आगे बढ़ेगा। इस बात का भी जिक्र पीएम मोदी ने किया है। तो आगे क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जितना हमारे समाज में भी हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा है, हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितु पीतई मति दूरी होई, बरलू पवई विचि आई, आपना पराइया न पिछाणे, खस बहु धके खाई। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं। इस संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी पूज्य संतजन, अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक मेरे युवा साथी, आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्र के लिए है। साथियों, हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई है और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए हैं। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत, ये नशे के खिलाफ हमारे अंतर मन को ताकत देते हैं
और आज तो हमारे पास नशा छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हैं। इसलिए अगर कोई युवा गलती से नशे में फंस भी गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा। 5 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उनकी खास मुलाकात होगी। तो ये दौरा उनका बहुत ही खास माना जा रहा है और इस दौरे के दौरान कई विशेष मुद्दों पर वार्ता होती हुई नजर आएगी। तो दोनों देशों के साथ कैसे एक दूसरे को मजबूती दी जाए, इस पर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी। तो दिल्ली में व्यापार मंच में शामिल होते हुए नजर आएंगे। रणनीतिक साझेदारी पर भी पूरा फोकस रहेगा। इसी के साथ उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोब बख्तियार 2 से 5 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और भी मजबूत करना है। तो देखिए, भारत लगातार इसी कोशिश में है कि कैसे तमाम देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूती दी जाए और मजबूती से न सिर्फ भारत का फायदा होगा बल्कि अन्य देशों का भी फायदा होगा, उज्बेकिस्तान का भी फायदा होगा। और ऐसे में कैसे व्यापार समझौतों को मजबूती दी जाए, इस पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। तो भारत की रणनीति है कि आप अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम कीजिए, अन्य देशों के ऊपर कम कीजिए, रूस पे कम कीजिए और ऐसे में जो बाकी अन्य देश हैं उनके साथ संभावनाएं तलाशने की कोशिश भारत की लगातार शुरू से ही जारी रही है। और ऐसे में इसी पर मजबूती से काम किया जा रहा है, जिसमें अब आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आज से 5 अगस्त तक उनका भारत दौरा, जो कि बेहद खास, बेहद अहम माना जा रहा है। तो और इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। फॉरेनर सेल के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, 6 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए हैं। वीजा शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा है। ऐसे में सभी डबल एंट्री वीजा पर भारत आए थे, ऐसी जानकारी। तो 15 दिन की अनुमति के बाद भी रुके रहे, तय अवधि से ज्यादा रुकने की पुष्टि हुई है। और देखिए, ऐसे नियम है कि अगर आपका वीजा जो है 10 दिन का है तो आपको 10 दिन की ही इजाजत होती है, आप उससे ज्यादा नहीं रह सकते। और ऐसे में इस मुद्दे में ये जानकारी है कि 15 दिन की अनुमति मिली थी और 15 दिन के बाद भी ये बांग्लादेशी नागरिक भारत में रुके रहे। अब इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाइयां की जाएंगी ये देखना होगा। हालांकि फिलहाल के लिए इनको हिरासत में लिया गया है। क्या इनको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा या इनके ऊपर कुछ पहले पेनल्टी लगेगी या फिर क्या कुछ उसका लीगल प्रोसेस होगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल की ये कार्रवाई है, जिसमें 6 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए, क्योंकि तय समय से ज़्यादा वो भारत में रुके रहे और इसी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। और इसी बीच राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर, राहुल गांधी छात्रों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। उनका ये कार्यक्रम बहुत ही खास रहेगा, जिसमें पेपर लीक को लेकर छात्रों के साथ संवाद करेंगे। तो राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा 8 अगस्त को छात्रों से संवाद करेंगे। कैपी मैदान में बड़ा आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में पेपर लीक मामले में संवाद करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। तो राहुल गांधी की तरफ से यह संवाद कार्यक्रम, जिसमें पेपर लीक के ऊपर एक बार फिर राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे। पहले भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए थे। उस वक्त भी उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आए थे और अब देखिए किस तरीके से ये संवाद कार्यक्रम होता हुआ नजर आएगा और जिसमें छात्रों के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। तो देखिए किस तरीके से छात्रों के साथ उनका सीधा संवाद होगा। क्या एक बार फिर सरकार को घेराव करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे, क्योंकि लगातार हमने देखा पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी शुरू से ही केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर रखे गए और ऐसे में अब आगे उनकी क्या कुछ रणनीति होगी
वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगी। और इसी बीच मेरठ से बड़ी कार्रवाई सामने आती हुई यूपी एसटीएफ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मेरठ में ये कार्रवाई होती हुई एसटीएफ ने बड़ा कार्रवाई करते हुए आपको बता दें हथियार तस्कर तजुमुल को गिरफ्तार किया है। किराए के मकान में बनते थे तमंचे, ऐसी जानकारी 24 से ज्यादा अवैध तमंचे बनते थे और इस बात की जानकारी सामने आती हुई तो देखिए किस तरीके से यूपी एसटीएफ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई होती हुई हथियार तस्कर तजम्मुल को गिरफ्तार किया गया। किराए के मकान में तमंचे बनाते थे और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने जो भी अवैध तमंचे बरामद किए हैं उनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आरोपी की भी ये तस्वीर सामने आती हुई तो छावनी क्षेत्र में ये नेटवर्क चल रहा था, 24 से ज्यादा अवैध तमंचे बरामद किए गए। तो ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके साथ साझा करते हुए और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई भी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सलमान हैदर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सलमान, क्या कुछ जानकारी एसटीएफ को किस तरीके से ये इनपुट्स मिले और साथ ही जिस आरोपी के ऊपर कार्रवाई की गई है उसके साथ अन्य कौन कौन लोग गिरफ्तार किए गए हैं या फिर उसके तार कहां तक फैले हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दें यूपी एसटीएफ को ये बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। यूपी एसटीएफ ने जो पकड़ा है बदमाश, उसके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। 2 दर्जन से अधिक जो है पिस्टल उसके पास से गिरफ्तार पकड़े गए हैं और आरोपी जो है वह काफी दिनों से उसकी तलाश थी यूपी एसटीएफ को। आपको बता दें कि मेरठ पुलिस भी देखती रह गई, चकमा दे दिया यूपी एसटीएफ ने, क्योंकि मेरठ में इतना बड़ा गिरोह चल रहा था, इतना बड़ा जो आपको बता दें कि अवैध हथियारों की तस्करी हो रही थी। इस हिसाब से जो है एसटीएफ को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। वहीं आपको बता दें कि छावनी परिषद में वो रहता था और जो एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार करने के बाद लालकुर्ती पुलिस थाने ले गई है, वहां पर उसके साथ पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी और जिस तरीके से पकड़ा गया है एक नेक्सस पूरा तरीके से बताया जा रहा है कि गैंग है, क्योंकि कहाँ सप्लाई करते थे क्या और किसको सप्लाई करते थे और ये कहाँ बनाते थे और ये सारी जांच हो रही है। क्योंकि अब 2027 का चुनाव भी बहुत करीब है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी साजिश थी, या तो चुनाव में हथियार सप्लाई होने थे या फिर हो सकता है कि जिस तरीके से छावनी परिषद में काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है किसी आतंकी से ना जुड़े हुए हैं। तो ये पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल सलमान, और अब देखना होगा इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।